आपको करता हूँ, लेकिन आप मुझे आप जरा बताएं, आपको क्या आइडिया है डेटाबेस का? एज ऑफ राइट नाउ मुझे बस इतना पता है कि वो डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, देखिए डेटाबेस की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? डेटाबेस की एग्जांपल, हम्म, जैसे डेटाबेस टेबल्स होते हैं। नहीं वो तो होते हैं, वो इंटरनल पार्ट है। आप रियल लाइफ में से डेटाबेस की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? डेटाबेस जैसे क्या कहते हैं, अगर आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह स्टोर करने हो या कुछ, तो कहाँ स्टोर होते हैं वो डेटाबेस में। डेटाबेस? चलिए मैं आपको जस्ट ब्रीफली इसकी बेस बनाता हूँ। बेसिकली इसकी बेसिक से चलते हैं तो फिर आपको आइडिया होगा। ठीक है, जी रियल लाइफ एग्जांपल जैसे आपका स्कूल है ना, तो जी। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने नाम सुना होगा। ठीक, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना है? जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल की, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जी एग्जांपल है रियल लाइफ जहां आपका स्टूडेंट रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सब डेटा बेस है। ठीक है, जी यहाँ पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपने होटल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा, जी होटल जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ डेटाबेस है। तो बेसिकली अगर हम डेटाबेस की बात करें तो व्हाट इज डेटाबेस, तो इसका मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड collection of data that allow efficient storage। ठीक है, टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब पता है आपको? रिट्रीव एंड रिट्रीव मतलब। गेटिंग, जी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा stored in a central place। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा stored in a central place, यहाँ पे stored central place, यहाँ पे place लिख देता हूँ, to access, retrieve, edit the data, यानी of any object और entity। ठीक है, यानी आप यूं भी जी कह सकते हैं, और भी सिंपल बता दूं, डेटा अबाउट डेटा काइंड ऑफ, जैसे उसको तो हम मतलब डेटा अबाउट डेटा, अबाउट कह रहे हैं, डेटा अबाउट कह रहे हैं आप ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का डेटा। देखिए स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट होता है, एम्प्लॉय भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जी उनको उनको हम एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपने एंटिटी ईआरडी डायग्राम के बारे में सुना होगा, ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में सुना होगा, इसमें काफी जरूरी डेटाबेस। जी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ मैं वो कर देता हूँ। बेसिकली मेन जो डेटाबेस क्या होता है कि आपने सेंट्रली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी एंटिटी के बारे में डेटा कहीं पे स्टोर किया हुआ है, यानी पहले आप डेटा स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस करते हैं। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टूडेंट। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपके बारे में वो डेटा वहाँ स्टोर होता है कहीं पे। मेरे बारे में। हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट, जी जी जी, होता होता। बीइंग अ स्टूडेंट आपका डेटा स्कूल में स्टोर होता है ना। यस। जिस जगह पे स्टोर है दैट इज अ सेंट्रल प्लेस। आपकी पूरी एक फाइल बनी अबाउट अ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट
अब स्टूडेंट में सब आ जाएंगे ना, 1000, वो एक पर्सन हो, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल हो या थाउजेंड्स हो, उसका डेटा एक जगह पे रखा जाए। बीइंग अ स्टूडेंट आपका एक डेटा रखा जाता है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आपका एक डेटाबेस रखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जी। अब मुझे बताएं स्कूल में एंटिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी मतलब एक किसी चीज, मतलब क्या कहते हैं, एक चीज के पास एक, कैसे एक्सप्लेन करूँ ये जरा, अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। मतलब एक फॉर्म है किसी चीज की। फॉर्म है। एंटिटी को सिंपल वे में कहा करके, एक एंटिटी कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इसको रिमूव कर दूँ। जी। क्योंकि आपको एंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही वर्ड आगे ईआरडी में यूज होगा। व्हाट इज एंटिटी, ठीक है। जी। एन एंटिटी, एन एंटिटी is a distinct object which can be person, कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, और इवेंट। that is represented and stored as data। अब स्टूडेंट जो है, अगर हम यानी अगर स्कूल की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो आप मुझे बताएं कितनी एंटिटी हो सकती है। अच्छा, ये जो एंटिटी है ना, ये फिजिकल और लॉजिकल दोनों हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड है कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर्सन मतलब फिजिकल हो गया, ठीक है। ये इवेंट जैसे लॉजिकल हो गया, ऑब्जेक्ट फिजिकल हो सकता है। तो अगर मैं, आप स्कूल के हिसाब से बताएं आपको कौन कौन सी एंटिटी नजर आती है? नंबर वन एग्जांपल में आपको, स्टूडेंट नेम, नो 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 स्टूडेंट क्लास। नो नो, स्टूडेंट नेम एंटिटी नहीं है, स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट। सेकंड बताएं, क्लास आपने बताया, क्लास हो सकता है बिल्कुल, क्लास नेम नहीं, क्लास, ठीक है। थर्ड बताएं। और क्या हो सकता है, उनकी एज तो नहीं लिखी होती लेकिन लिख लें। नहीं, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन हैव अ प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। इसकी दो चीजें आपको नजर आए, एक उसकी प्रॉपर्टी होंगी और उसके फंक्शन होंगे। देखिए ना, बीइंग अ स्टूडेंट आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपका नेम है ना, एड्रेस, जी। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज है। फंक्शन क्या है? ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट यू स्पीक, यू वॉक, यू लिसन, ठीक है, ये सारे आपके फंक्शन। अच्छा, अब एक एंटिटी स्टूडेंट हो सकती है किसी भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। दूसरी एंटिटी क्लास। थर्ड एंटिटी टीचर हो सकता है, जी। ठीक है। अच्छा, कोर्सेज, ये हो सकता है। जी। अच्छा, और एग्जाम हो सकता है, क्या हो सकता है? एग्जाम, एग्जाम। एग्जाम, अच्छा एग्जाम। और सब्जेक्ट हो सकता है। अटेंडेंस, वो कोर्सेज में आ गया ना, अटेंडेंस। तो एक पॉसिबल, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो पॉसिबल एंटिटीज वो 6 या 7 होंगी। जैसे 6 तो मैंने लिख दी। ये स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, क्लास एक एंटिटी होगी, टीचर एक एंटिटी होगी, कोर्सेज या सब्जेक्ट, ठीक है, कोर्सेज या सब्जेक्ट, एग्जाम, और ये यही सब, यही इन्हीं के होती है ना प्रॉपर्टीज और फंक्शन। बीइंग अ स्टूडेंट आप, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो या 1000 स्टूडेंट हो, 10,000 स्टूडेंट हो, आप एक एंटिटी है इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अब देखें, आप स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आप ही के बारे में डेटा स्टोर किया जाएगा ना। जी। अब आपसे लिंक कौन है? टीचर लिंक है आपसे, टीचर आपसे लिंक है, जी। क्योंकि स्टूडेंट होगा तो टीचर होगा, तो टीचर की यानी टीचर भी एक अनदर एंटिटी आ गई, उसका भी डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और आप वहां क्यों जा रहे हैं? यू वांट टू हैव अ क्लास, ऐसे ही स्कूल में क्यों जाना चाह रहे हैं? जी। वांट टू हैव क्लास, फॉर क्लास। और टू लर्न समथिंग, तो आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
बीइंग अ स्टूडेंट आपने वहाँ क्लास अटेंड करनी है, तो आपकी अटेंडेंस भी होगी, है ना। और जी बीइंग अ स्टूडेंट आप पेपर देंगे ताकि आपको असेस किया जाए, तो आप एग्जाम देंगे। तो किसी भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 6 एंटिटीज होंगी जिनके बारे में डेटा स्टोर किया जाएगा। आप समझ गए। जी तो यहाँ डेटाबेस की सिंपल डेफिनेशन सामने आ जाती है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। पर्पस क्या है कि हमने पहले डेटा को कहीं स्टोर करना है, और उसके बाद जब डेटा एक जगह पे स्टोर हो जाएगा ऑफ ईच एंटिटी, ठीक है, उससे बारे में डेटा को एक्सेस किया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा, या उसमें चेंजेस परफॉर्म की जाएंगे। सबसे ठीक है ना, आप जी बीइंग स्टूडेंट आपका सारा डेटा एक, अब होगा क्या, इसी एंटिटी की फाइल बनती है, इसी की एंटिटी की हम बनाते हैं फाइल, फाइल। ठीक है। यानी स्टूडेंट फाइल, टीचर फाइल, क्लास फाइल, अटेंडेंस फाइल, एग्जाम फाइल, कोर्सेज फाइल, ठीक है। इसी एंटिटी को हम कन्वर्ट कर देते हैं फाइल में, और फाइल को हम यहाँ कहते हैं टेबल। क्या कहते हैं? टेबल। तो यहाँ पे जो इसका जेनेरिक नेम है वो टेबल है, कि स्टूडेंट टेबल, ठीक, टीचर टेबल, क्लास टेबल, अटेंडेंस टेबल, एग्जाम टेबल, कोर्सेज टेबल, ये 6 टेबल होंगे। 6 एंटिटीज हैं, जितनी एंटिटीज होंगी उतने टेबल होंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी टेबल और भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा दूसरी बात कि ये जितनी भी एंटिटीज हैं दे मस्ट बी रिलेटेड, दे मस्ट बी रिलेटेड। रिलेटेड। अनरिलेटेड कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे एक सेल्स की एंटिटी ऐड कर दूं, ऐसा हो सकता है? जी आएगा ना? नहीं। नहीं है ना। सेल भी एक एंटिटी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं इसको फिक्स कर सकता क्योंकि ये अनरिलेटेड है। तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर पॉसिबल एंटिटीज क्या हो सकती है। वो फिजिकल भी हो सकती हैं, लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो जी ये बेसिकली सबसे पहले आपको एंटिटी के बारे में बताना। अच्छा, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होंगी और उसके कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, जैसे स्टूडेंट और टीचर की बहुत सारी प्रॉपर्टी कॉमन है। स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, फादर नेम, स्टूडेंट फादर नेम, टीचर फादर नेम, स्टूडेंट जी एज, टीचर एज, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, टीचर की एक और आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। और ईमेल दोनों में होगा, एड्रेस दोनों में होगा। तो हर एंटिटीज की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट। नाम सुना होगा आपने। अच्छा एट्रीब्यूट्स। जी 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 एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड। जी तो ये कुछ पॉसिबल टर्म्स ही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको एंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम इसको जी फर्दर आगे मूव करते हैं कि बेसिकली पॉसिबल टेबल्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, पहले तो आपको थोड़ा सा एक और बता दूं कि जो डेटाबेस होते हैं उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आप डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स के अंदर। यानी हम कह सकते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। नंबर 1, इट मस्ट हैव अ जी। टेबल। नंबर 1 आप क्या बनाएंगे? टेबल। इट मस्ट टेबल, हैव अ टेबल। हाँ, टेबल आपको मैंने बता दी। जब आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें पॉसिबल टेबल या पॉसिबल फाइल या पॉसिबल एंटिटीज क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट, एम्प्लॉय, अटेंडेंस, क्या क्या था वो, एग्जाम, कोर्सेज, क्लास, ये 6 पॉसिबल टेबल आपने बना दे। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर टेबल स्टोर और होल्ड डेटा, ऐसा ही। जी अच्छा, आपने आपका जीमेल अकाउंट होगा, जी जी तो आपने आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहां दी होंगी। आपसे आपका नाम पूछा गया होगा, आपसे कहा गया होगा अपना यूनिक ईमेल एड्रेस बताएं, पासवर्ड बताएं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने दी होंगी, ऐसी है ना। जी वो जो आपने इंफॉर्मेशन वहां पे दी है वो, जहाँ वो बेसिकली टेबल में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है? टेबल में। टेबल। टेबल ऑलवेज होल्ड और स्टोर डेटा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग आपके पास फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्म। ये होता है फॉर्म। यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? यूजर इंटरफेस। एक सेकंड। यूजर इंटरफेस। अच्छा, अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि आपने जीमेल अकाउंट जो फिल किया होगा, तो आपके सामने वो जो सामने जो आपके साथ जहाँ पे आपने डेटा एंटर किया वो बेसिकली फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म।
ठीक है ना, यूजर इंटरफेस यूज टू टेक डेटा फ्रॉम यूजर, यूज टू टेक डेटा फ्रॉम यूजर, ठीक है ना। तो जीमेल हो, फेसबुक हो, कोई भी इंटरनेट पर जो फॉर्म आता है उसके थ्रू आपसे एंट्री ली जाती है और वो डेटा स्टोर हो जाता है टेबल में। अब जैसे हमारा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है, तो मुझे किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करनी है, रिट्रीव करनी है, क्योंकि अभी आपको बताया था ना, डेटाबेस का मतलब है कि डेटा कहीं पे स्टोर है और वहां से मुझे उसको रिट्रीव भी करना है, एक्सेस भी करना है, ताकि मैं उसको व्यू कर सकूं और एडिट कर सकूं। उसके लिए जो मैं टूल यूज करूंगा दैट इज क्यूरी। क्या? क्यूरी। ये पढ़ा होगा आपने क्यूरी में। जी। टू रिट्रीव, इसका पर्पज है टू रिट्रीव, इसको फर्दर, हाँ, टू रिट्रीव कर सकते हैं। मैं एक और वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, व्यू और एडिट डेटा फ्रॉम अ टेबल और इनटू अ टेबल। देखो, डेटाबेस एक दफा क्रिएट हो जाता है, सब कुछ बन चुका होता है, अब सम टाइम चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं टेबल में। जैसे आपके आपके घर का एड्रेस चेंज हो गया, तो जी। उसको उसको मैं कैसे चेंज करवाऊंगा? मैं डायरेक्ट टेबल में नहीं करूंगा, मैं उसके लिए क्यूरी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? क्यूरी यूज क्यों? करूंगा। और बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे देखना ये है कि आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, तो मैं जाकर टेबल को सर्च नहीं करूंगा, मैं क्यूरी के थ्रू डेटा रिट्रीव करूंगा कि आज कितने स्टूडेंट पर्टिकुलर क्लास में से एब्सेंट, या पर्टिकुलर ग्रुप, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ग्रुप के अकॉर्डिंग भी क्यूरी कर सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट है या कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। क्यूरी कहते हैं क्वेश्चंस को, रिक्वायरमेंट को। और रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि मैं अपना क्वेश्चन लिखूंगा कि इसके, या अपना यूजिंग सम क्राइटेरिया, क्योंकि आपके टेबल में 10,000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 10,000 क्या 1,00,000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, मैं सबको व्यू नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम वन टेबल टू मल्टीपल टेबल। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, टू रिट्रीव व्यू और एडिटर फ्रॉम अ टेबल और इनटू अ टेबल, इट कैन बी सिंगल और मल्टीपल टेबल। यानी चूंकि 6 टेबल बनाए हुए फर्ज करें हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिस्टर एक्स विच जी। क्लास इज टेकन बाय फ्रॉम विच टीचर। तो मुझे टीचर का डेटा भी चाहिए, मुझे उसकी क्लास का डेटा भी चाहिए, मुझे उसका नाम भी चाहिए, और इवन ये भी हो सकता है उसके अटेंडेंस। तो 4 टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। मिस्टर एक्स किस टीचर से पढ़ रहा है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, और कितनी उसकी अटेंडेंस, और अगर एग्जामिनेशन है तो वो भी ऐड कर दो। यानी सिंगल टेबल से डेटा एक्सेस करना होगा या मल्टीपल डेटा एक्सेस करना होगा, आई नीड टू हैव अ क्यूरी। क्यूरी के थ्रू मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। यस। चौथा एलिमेंट जो डेटाबेस का होता है वो होता है रिपोर्ट। क्या होता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब ये, इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कह लें, या कह लें वो क्या एक और वर्ड यूज होता है, रीड ओनली फॉर्मेट कह लें आप, इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेड मेड ऑन मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरी, मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरी। अच्छा, नॉर्मली क्यूरी की बेस पे बनाई जाती है रिपोर्ट। वही वाली जी। बात, क्यूरी से डेटा रिट्रीव कर लिया और उसी की रिपोर्ट बना दी, और रिपोर्ट की बेस पे मैंने डिसीजन लूंगा, ठीक है ना। आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम विच क्लास, तो डेट, उनके नाम आ गए और ईच क्लास आ गए। अब जो भी एक्शन लेना होगा, फाइन करना है, फायर करना है, ठीक है, डिसमिस करना है, वो डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो रिपोर्ट नॉर्मली बनाई जाती है क्यूरी की बेस। तो ये 4 बेसिक एलिमेंट आपको डेटाबेस में नजर आएंगे, ऐसे ही। जी। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ यूजर से डेटा एंट्री करवानी है उसके लिए। और यूजर जो नॉर्मल यूजर, अगर हम डिजाइनर हैं तो यूजर को, जिसने डेटाबेस को यूज करना होता है, उसको हम टेबल का एक्सेस नहीं देते, हम उसको सिर्फ फॉर्म देते हैं कि भाई तुमने फॉर्म के थ्रू डेटा एंटर करना है, टेबल में डेटा स्टोर होता रहेगा, और जो भी डेटा तुमने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्यूरी से करें, क्यूरीज बना के दे देंगे, वो भी बना के दे देंगे। ये नहीं कि वो खुद बना रहा होगा, खुद आ रहा है, एवरी क्राइटेरिया, यूजिंग एवरी क्राइटेरिया क्यूरी बना के दे देंगे, बस क्लिक करना होगा और सामने डेटा आ जाएगा और उसी की वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट की बेसिस पे आपने डिसीजन लेना होगा।
जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? एक क्लियर डेटाबेस, है, क्लियर है, हाँ, क्लियर। एक डेटाबेस के अंदर ये 4 एलिमेंट होंगे, टेबल, फॉर्म, क्यूरी और रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब आ गए तो फर्दर। ठीक है, ईच टेबल will have a unique key, unique key called प्राइमरी की। पढ़ा है आपने प्राइमरी की? जी। प्राइमरी की हर टेबल के अंदर एक यूनिक फील्ड होगी, इसको यूनिक फील्ड लिख देता हूँ, यूनिक फील्ड। ठीक है, विच इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, ये हम क्यों रखते हैं? ठीक है, अच्छा, अब मुझे प्राइमरी की एग्जांपल दे सकते हो? स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या हो सकती है? स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट नहीं, अगर मैं स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम। टेबल, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम रिपीट हो सकता हो सकता है, यस। है ना? एक ही क्लास में अब्दुल्ला बहुत होते हैं, है ना? जी। अहमद भी होते हैं, और हमजा भी बहुत होते हैं। जी, मतलब रिपीट हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो फील्ड रिपीट होगी वो प्राइमरी की नहीं होगी। अच्छा, 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 अच्छा। इसके दो फीचर हैं। तो एक, स्टूडेंट आईडी। हाँ, स्टूडेंट है, क्या लिखा हुआ? यूनिक। जी। दो फीचर हो सकते, एक तो ये यूनिक होगी, यानी नॉन डुप्लीकेट। दूसरा नॉट नल, दूसरा नॉट नल। नल नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपने कहा स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की हो सकती है। नेम रिपीट हो सकता है, एड्रेस रिपीट हो सकता है, फादर नेम रिपीट हो सकता है, क्योंकि दो भाई क्लास में हो सकते हैं। ठीक है ना? और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फील्ड जो है वो टेलीफोन नंबर। ठीक है, एंड ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी ये 1 2 3 4 5। ठीक है ना? बेसिकली स्टूडेंट आईडी कैन बी प्राइमरी की। तो हमने हर टेबल में एक फील्ड को यूनिकली एग्जिस्ट करना होता है, जिसकी बेस पे हम हर किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये है रो 1, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, ये रो 4 है। इसको हम कहते हैं रो भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं। क्या है? टुपल पढ़ते हैं, टपल पढ़ते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, नेम, और ये जितनी भी फील्ड्स, इनको हम कहते हैं फील्ड्स। क्या कहते हैं? फील्ड्स। कहते हैं कॉलम कहते हैं। ठीक है, फील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, और ये आपके लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं, ये रोज होगी। तो रैकेट भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं, रैकेट भी कहते हैं। ठीक, तो अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये होगा, एक तो ये फीचर हो गया कि ईच टेबल विल हैव अ यूनिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की इज ट्रांसफर्ड टू अदर टेबल टू स्टैब्लिश लिंक, टू स्टैब्लिश लिंक। देखो, एक है स्टूडेंट का टेबल, ऐसे ही जी। इसको लिंक करना है दूसरे टेबल के साथ, जैसे क्लास के साथ। एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट को यानी क्लास के टेबल के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्राइमरी की को यूज करना पड़ता है। प्राइमरी की इज ट्रांसफर टू अदर टेबल टू स्टैब्लिश लिंक, और लिंक, अच्छा, वेयर इट इज कॉल्ड फॉरेन की, वेयर इट इज कॉल्ड फॉरेन की। जब हम प्राइमरी की को, ये जैसे स्टूडेंट आईडी है, इसको क्लास के टेबल में ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे जी। का जो रोल हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। वहां पे ये फॉरेन की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फॉरेन की भी कहते फॉरेन की। हैं, हाँ, फॉरेन की भी कहते हैं, और रेफरेंस की भी कहते हैं। ठीक है, फॉरेन की भी कहते हैं, और इसको हम रेफरेंस की भी कहते हैं, कि ये रेफर कर रही है किसी और टेबल। अब यहाँ टेबल के ना दो स्टेटस होते हैं। जिस टेबल में प्राइमरी की होगी ना, उसको हम कहते हैं मास्टर टेबल। क्या कहते हैं? मास्टर टेबल। और जिस टेबल में मूव करेगी वहां उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन टेबल, या मास्टर टेबल को हम पेरेंट टेबल कहते हैं, और ट्रांजेक्शन टेबल को हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। ये भी डिफरेंट नेम आते हैं।
तो ये स्टूडेंट के टेबल को क्लास के टेबल से लिंक करना है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे ये बन जाएगी फॉरेन की। ठीक है। अच्छा, इस क्लास की अपनी प्राइमरी की, इस क्लास टेबल की अपनी प्राइमरी की भी होगी। ठीक है। तो अब ये प्राइमरी की का एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि अपने टेबल में ये वंस आएगी, अपने टेबल में वंस आएगी, लेकिन दूसरे टेबल में रिपीट हो सकती है। यानी वहां पे आप मैनी टाइम इसको यूज अप कर सकते हैं, मैनी टाइम रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस। एक तो चीज क्लियर होगी, प्राइमरी की। अच्छा, दो टेबल्स के दरमियान या मल्टीपल टेबल के दरमियान जो लिंक बनेगा वो बनेगा प्राइमरी की। अच्छा, लिंक को हम कहते हैं रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा 1 to 1, है ना? जी। 1 to 1 की एग्जांपल है? 1 to 1 एग्जाम्पल तो नहीं है। कोई आइडिया है? नहीं। नहीं आइडिया? अगर रियल लाइफ में जी। तो क्या हो सकती है? वन, रियल लाइफ में अगेन मेरे पास इतना कोई आइडिया नहीं है इसका 1 to 1 का। जैसे वन पर्सन कैन हैव ओनली वन एंड क्या बोलते हैं, NIC, जी। ऐसे ही है ना? तो ये 1 to 1 एग्जांपल हो गई। अच्छा। ठीक है, ऐसे ही है ना? यस यस। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, एक कंट्री में रहते हुए आपके पास एक ही पासपोर्ट होगा। वैसे तो रियल लाइफ में मल्टीपल पासपोर्ट भी होते हैं लेकिन अगर हम जी। जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो ये भी 1 to 1 एग्जांपल हो सकती है। और भी एग्जांपल हो सकती अच्छा। है कि एक तो मैंने आपने बताया कि वन पर्सन कैन हैव वन NIC ID कार्ड। दूसरी, अच्छा स्कूल में भी तो यही है ना कि वन स्टूडेंट कैन हैव ओनली वन ID कार्ड, ऐसी। जी। दूसरी, ये अच्छा एक और एग्जांपल हो सकती है कि एक एम्प्लॉय एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकता है ना? यानी जी। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जो लिंक बनता है ना, वो 1 to 1 बनता है। वन एम्प्लॉय कैन बी पार्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट। अच्छा, ये तो होगी 1 to 1 एग्जांपल। अब आ जाते हैं मैं जो दो अदर फर्दर रिलेशनशिप है, वो मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। तो हम जब रिलेशनशिप टाइप की बात करेंगे, एक तो हो गया 1 to 1, जिसकी एक एग्जांपल हो सकती है वन एम्प्लॉय कैन वर्क इन ओनली वन डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा जो मेन जो जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, यहाँ डेटाबेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस करता है, वो है 1 to many। 1 to 1 to many। बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। जैसे इसी डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं कि वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय, ऐसी। जी। अच्छा, 1 to 1 की एक और एग्जांपल यहाँ से निकल आई, जैसे वन डिपार्टमेंट कैन हैव ओनली वन मैनेजर, कैन हैव ओनली, 1 department can have only 1 manager। है ना? एक डिपार्टमेंट में दो मैनेजर तो नहीं हो सकते ना। जी। मैनेजर का और डिपार्टमेंट का 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया, मैनेजर एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया, लेकिन बट वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय, है ना? एक से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं जी। जो, अच्छा, जो बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बीइंग वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी सब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है। जी। थर्ड रिलेशनशिप होता है मैनी टू मैनी। अब हम आ जाएंगे मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब जैसे अभी आपकी एग्जांपल दी कि वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी सब्जेक्ट, है ना? बट वन सब्जेक्ट कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट। ये सही है? जी। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी सब्जेक्ट, बट वन सब्जेक्ट कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट।
तो ये मैनी टू मैनी। अच्छा, मैनी टू मैनी क्या होता है कि ये हमेशा जैसे वन टू मैनी, अच्छा जैसे मैं वन टू वन बनाता हूँ, वन टू वन तो ऐसे बनेगा, ये इसको आप ऐसे शो करते हैं, और वन टू मैनी आप ऐसे शो करेंगे, ये थोड़ा सा, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो दोबारा बनाता हूँ। ये आपने बॉक्स बनाया, तो वन टू मैनी ऐसे शो करते हैं, देखा आपने ये रिलेशनशिप, वन टू मैनी, जी ठीक है। तो ये वन है और ये मैनी है, ये वन है, ये वन है। अच्छा, अब मैनी टू मैनी कैसे बनता है? मैनी टू मैनी में कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता, इसमें हम दो टेबल बनाने पड़ते हैं, और तीन टेबल सॉरी, यानी एक लिंक टेबल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा, एक टेबल ये आ गया। मैनी टू मैनी कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, ये यहाँ से यूं आएगा, ये ऐसे, और यहाँ से यूं आएगा। तो ये अगर स्टूडेंट है और ये सब्जेक्ट है, तो ये स्टूडेंट सब्जेक्ट के नाम से एक कंबाइन बनेगा। यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ प्राइमरी की है, ये दोनों प्राइमरी की यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी, यहाँ बन जाएंगी फॉरेन की, यहाँ बन जाएगी फॉरेन, आप समझे? जी और जी इन समझ दोनों को मिला के हम प्राइमरी की बना देंगे। अब इसको सही है। कैसे? कंपोजिट की नाम सुना होगा आपने, कंपोजिट की, कंपोजिट की। ठीक है। क्योंकि मैनी टू मैनी कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, जैसे ये डायरेक्ट बन रहा है ना, वन टू मैनी और वन टू वन और वन टू मैनी, ये डायरेक्ट बनती है यहाँ से मूव, सॉरी। तो ये मैनी टू मैनी हमेशा हमें थर्ड टेबल या लिंक टेबल के थ्रू स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो इसी डायग्राम को हम कहते हैं ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नाम सुना है एंटिटी रिलेशनशिप एंटिटी टू, डायग्राम, अच्छा ईआरडी। नाम सुना है लेकिन एग्जैक्ट वो प्लीज समझा दें। हाँ, यही है ना डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि आप दो एंटिटी का रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, ठीक है। यानी एक तो एंटिटी ये हो गई, एक तो स्टूडेंट एंटिटी होगी ना, और जी सब्जेक्ट एंटिटी होगी, और इन दोनों के बेसिस पे हमने स्टूडेंट सब्जेक्ट थर्ड एंटिटी बना दी। तो इसी डायग्राम को हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है। तो ये बेसिकली एक वो था डेटाबेस का ओवरव्यू। इसमें आपके पास टेबल्स होंगे, क्यूरीज होंगी, फॉर्म होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, और ईच टेबल विल हैव अ एट्रीब्यूट, या क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज या फील्ड्स, एंड वन फील्ड विल बी यूनिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की हम लिंक बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स के दरम्यान, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एक वो दिखाता हूँ इसकी डायग्राम रियल लाइफ की। जी नजर आ रही है आपको? ये देखें, जी
ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये देखें, ये गेम स्कोर 1 to मैनी, ये 1 to मैनी लिंक, यहाँ पे ये मैनी बना हुआ है, ये 1 बना होता है, ठीक है जी। इस तरह ही प्ले ऑफ राउंड, ये भी, यानी इसका मतलब है हॉकी गेम और गेम स्कोर के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों, जी मुझे बस 1 सेकंड दे सकते हैं, 1 सेकंड। हाँ जी मैं आ गया। ठीक है। तो इस तरह ER डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये कुछ बेसिक बेसिक आती हैं आपके उसमें डेटाबेस क्वेश्चन के अंदर, कि मतलब वो बॉक्सेस दिए होते हैं और कहते हैं कि जी इसको ज्वाइन करें 1 to 1, यानी कौन सी किस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप बना, तो हमें 1 to 1 शो करना होता है, 1 to मैनी शो करना होता है और मैनी टू मैनी शो करना होता है, तो वो जी आप फैक्टर्स के साथ, ठीक है। सही है। अच्छा एक सेकंड, बुक का भी शो कर देता हूँ। अच्छा ये है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, चैप्टर 8 है आपका, नजर आ रहा है आपको। जी तो इसमें ये डेटाबेस की ये की टर्म दी हुई, डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस बाय डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। रिलेशनल डेटाबेस है, टेबल है, record, a row in a table, यानी जैसे आपको मैंने बताया था ना कि हम जो 1 2 3 वो रो होती हैं या record होती हैं, ठीक है। फील्ड, a column in a table in database, student name is a field, student ID is a field, ठीक है, इसको हम फील्ड भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं। टपल, वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इन अ टेबल, तो रो को हम टपल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एंटिटी की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, एनीथिंग दैट कैन हैव अ डेटा स्टोर्ड अबाउट इट, फॉर एग्जांपल अ पर्सन, प्लेस, इवेंट, थिंग, ये 4 चीजें हो सकती है। पर्सन जैसे स्टूडेंट और एम्प्लॉय, प्लेस किसी प्ले यानी सिटी हो सकता है, एरिया का नाम, एरिया नेम हो सकता है, इवेंट एंड थिंग, ठीक, जैसे क्लास, वटाइवर, ये 4 चीजें हो सकती हैं कि एंटिटी इन 4 से रिलेट होती है। एट्रीब्यूट, database, an individual data item stored for an entity, for example for a person, attribute could include name, address, date of birth, ये सारी चीजें थी। अच्छा कैंडिडेट की, each table will have a candidate key, ठीक है, an attribute or smaller set of attribute in a table where no tuple has the same value, ठीक है, यानी टपल में सेम वैल्यू नहीं आएगी या रो में सेम वैल्यू नहीं है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। अब उस इसी कैंडिडेट की में से हमने फाइंड करना होता है कि इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। A unique key जी identifier for a table, it is special case of candidate key। तो फिर इसी सेकेंडरी, यानी अगर आपने एक फील्ड को प्राइमरी की बना दिया तो हमारे पास दूसरी पॉसिबल की क्या हो सकती है जिसको हम सर्चिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी, सेकंडरी। सेकेंडरी की, जी एक तो प्राइमरी हमने किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बना दी, जैसे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दी हमने, तो हमारे पास एक और की भी होनी चाहिए जिसकी बेस पर फर्दर सर्च कर सकें, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की दैट इज एन अल्टरनेटिव टू द प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की हमें याद नहीं आ रही तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव की होनी चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकें। और प्राइमरी जी की फॉरेन की बनती है, ठीक है, जब आप अपने टेबल में प्राइमरी की है, मास्टर टेबल प्राइमरी की है, तो दूसरे टेबल में शिफ्ट करेंगे तो वहां पे ये फॉरेन की बन जाएगी, सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। रिलेशनशिप भाई आपको मैंने बताया था, सिचुएशन इन विच वन टेबल इन अ डेटाबेस हैज अ फॉरेन की दैट रेफर टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जब हम दो टेबल को लिंक करेंगे तो उसकी बेस पे जो लिंक, उस लिंक को हम कहते हैं रिलेशनशिप। वो 1 to 1 हो सकता है, ठीक है, 1 to 1 या 1 to मैनी या मैनी टू मैनी, ये 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी,
डिफरेंशियल इंटीग्रिटी वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो आप इतना आपको आइडिया नहीं होगा जब प्रैक्टिकल आएगा। ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू ऑफ फॉरेन की दैट आर नॉट मैच टू द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो फील्ड दूसरे टेबल से आ रही है, क्या उसका डेटा जो है मास्टर टेबल में होना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो चाइल्ड टेबल में डेटा एंटर नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रिटी कहते हैं सेम को। इंडेक्स, ये इंडेक्स a data structure built from one or more column in a database to speed up searching for data। ये सर्चिंग पर्पस के लिए हम किसी फील्ड को इंडेक्स, ये इंटरनल फंक्शन है डेटाबेस का, ये टेबल का। जब आप सर्च करते हैं तो वो इंडेक्सिंग कर देता है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप, ये भी हमने देखी है ना। फिर ये नॉर्मलाइजेशन, जिसमें 1NF 2NF और 3NF पढ़ेंगे। और कंपोजिट की आपको मैंने बता दी, जब दो फील्ड को, दो प्राइमरी की को मिला के, या एक प्राइमरी की हो और एक फॉरेन की, दोनों को मिला के जब प्राइमरी की बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट फॉर्म अ प्राइमरी की टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ टेबल। ठीक है, तो जब दो फील्ड को मिला के एक प्राइमरी की बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। यस। ठीक है, अब ये बाकी तो ये सारी थ्योरी दी हुई है, ये डेटाबेस, ये हम जब अच्छा, नॉर्मली जो डेटाबेस की जब बात करते हैं ना, तो इसमें ना दो चीजें आती हैं। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के डेटाबेस आते हैं। एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है फ्लैट फाइल, फ्लैट। और दूसरा होता है रिलेशनल। तो हमारा जो वर्किंग होगी सारा रिलेशन पे। फ्लैट फाइल का मतलब होता है, जैसे एक्सेल में काम किया आपने, एक्सेल जी। एक्सेल में जो फाइल बनती है ना, अच्छा, हर वो फाइल डेटाबेस है जो टेबुलर फॉर्म में हो। एक्सेल पूरा डेटा टेबुलर फॉर्मेट होता है, जिसके रो एंड कॉलम होते हैं। टेबल का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। ये जी। टेबल है, ये सीरियल नंबर आ गया, ये नेम आ गया। हर वो फॉर्मेट जिसमें रो एंड कॉलम आ रहे हो उसको हम कहते हैं टेबल। टेबल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो एक्सेल पूरा टेबुलर फॉर्मेट होता है। अब उसमें जो तुम क्या नाम है, डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइज डेटा होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल। क्या कहते हैं? फ्लैट फाइल। फ्लैट। होता वो डेटाबेस है, होता क्या है, डेटाबेस, लेकिन फ्लैट फाइल। क्योंकि वहां पे ना टेबल क्रिएट नहीं होते हैं, मतलब टेबल तो होते हैं, सॉरी, टेबल का आपस में कोई लिंक नहीं बनता। तो वहाँ एक ही टेबल होता है, उसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं, उन शीट्स को आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन एक टेबल का जो बिहेवियर होता है कि वो लिंक्ड है, और जिसके थ्रू लिंक करने का पर्पज भी होता है कि हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है मल्टीपल टेबल। वरना तो एक जी। सारा डेटा आ सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए हम रिलेशन डेटाबेस की बात करें। रिलेशन डेटा का मतलब है कि आपका डेटा प्रॉपर, यानी उसके अंदर वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होंगे अमंग टेबल, वो होता है रिलेशन डेटाबेस। ठीक है ना। तो इसी फाइल बेस्ड अप्रोच की वजह से हम चले जाते हैं रिलेशन डेटाबेस की तरफ, रिलेशनल डेटाबेस की तरफ, जो हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दिया द एडवांटेज ऑफ रिलेशन डेटाबेस ओवर अ फाइल बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे डिफरेंट एडवांटेज दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉडल टर्म, ये एक टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास आईडी। अब क्लास आईडी को आपने एज ए प्राइमरी की चूज कर लेना है। ठीक है, तो रो इज रैकेट, रो इज अ रैकेट। ठीक है, इसको हम टपल भी कहते हैं। तो इसमें कुछ डेटाबेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट, ये दोबारा से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन की है। ये ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो ये देखें, ये टेबल्स आ गए। टेबल विल हैव अ डेटा। ठीक है, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। और अगर हम इसको यहाँ से देखें तो दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, और रो को हम रैकेट भी कहते हैं। रो को हम क्या कहते हैं? रैकेट। यहाँ तक क्लियर है? रैकेट। यहाँ तक जी। क्लियर है? अच्छा, जी। तो उसके बाद वही रिलेशनशिप जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किए हैं।
तो ये हम और फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिए रिलेशनशिप 1 to 1, इसको ऐसे लिखते हैं 1 to 1, ये रियल लाइफ में सबसे ज्यादा 1 to many एग्जिस्ट करता है, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी, तो मैनी टू मैनी का आपको मैंने बताया था ना कि इसमें थर्ड टेबल हम यूज करते हैं टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप। ये कभी भी डायरेक्टली नहीं होता। जी हाँ, ये आगे ER डायग्राम, एक स्टूडेंट का टेबल आ गया, एक एक स्टूडेंट की एंटिटी आ गई, क्लास की एंटिटी आ गई, उनको आप टेबल भी कह सकते हैं। एंड ईच एंटिटी विल हैव एट्रीब्यूट। तो ये स्टूडेंट आईडी जो है ये इसके एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट के एंटिटी के ये स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट, सेकंड नेम एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट, ये क्लास, ये सब एट्रीब्यूट है। इसी तरह क्लास आईडी, ये है टीचर नेम, लोकेशन, ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने दी हुई डायग्राम्स क्या, वन वन के लिए ऐसे शो करेंगे, मैनी के लिए ऐसे शो करेंगे, वन एंड ओनली वन के लिए ऐसे शो करेंगे, जीरो और वन के लिए इस तरह शो करेंगे, वन और मैनी, जीरो और मैनी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर ये नॉर्मलाइज प्रोसेस है, ये पढ़ा हुआ आपने नॉर्मलाइज प्रोसेस? नॉर्मलाइज हम्म, प्रोसेस पढ़ा हुआ पहले आपने? जी क्या थर्ड होता नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, है? मुझे उसके नाम याद है एग्जैक्टली वो आइए हम डिटेल में करेंगे। कॉन्सेप्ट। हाँ, 1 NF होता है, 2 NF होता है, 3 NF होता जी है, पूरे डिटेल में करेंगे। फिर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वैसे जी डेटाबेस आपका मैनुअल भी होता है और कंप्यूटराइज भी होता है। मैनुअल का मतलब ये है कि अगर आप अपने जो भी, क्योंकि डेटाबेस का मतलब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी। तो अगर आप उसको रजिस्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो मैनुअल डेटाबेस है, अगर आप उसे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कंप्यूटराइज डेटाबेस, ठीक है। जी तो उस जिस प्रोग्राम में वो डेटाबेस चल रहा होता है उसको हम कहते हैं DBMS, सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द डेफिनेशन, क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस। तो वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यानी नंबर ऑफ टेबल क्रिएट करते हैं, क्यूरीज क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं, दैट इज डन इन DBMS। और जी मोर एक्यूरेट वे में हम कहते हैं RDBMS, ठीक है, RDBMS। क्योंकि जो एक्सेल होता है वो भी DBMS होता है, वो भी क्या होता है, DBMS, लेकिन फ्लैट फाइल से, क्योंकि उसमें भी आप डेटाबेस ही बना रहे होते हैं ना, कि आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो टेबुलर होता है। जी तो मैनुअल की बेसिस पे वो बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन अगर RDBMS की बात करेंगे तो एक्सेल जो है वो RDBMS की डेफिनेशन पे नहीं आता, वो सिर्फ DBMS के वहाँ। तो RDBMS के लिए हम जो मिनिमम लेवल पे हम यूज करते हैं वो होता है MS एक्सेस। किया यूज आपने? मैंने किया हुआ किया हुआ ना? तो MS एक्सेस जो मिनिमम लेवल पे हम RDBMS जो यूज करते हैं वो MS एक्सेस होता है, लेकिन हायर लेवल पे हम यूज करते हैं माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल नाम सुना होगा। और बहुत ही जी हायर लेवल पे और फर्दर ऑरिकल का नाम सुना होगा आपने। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम ये डेटाबेस डिजाइन करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, क्यूरी बनाते हैं, जो भी जो बेस 4 एलिमेंट है ना वो हम बनाते हैं, ठीक है। जी उसके लिए हम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। मिनिमम लेवल पे हम एक्सेस यूज करते हैं, MS एक्सेस। पहले एक फॉक्स प्रो होता था, वो तो खत्म हो गया। अब आप माइस्क्ल या ओरिकल, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओरिकल का है डेटाबेस में, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओरिकल का है। नाम सुना है आपने ओरिकल का? ओरेकल का नाम सुना है जी। हाँ, तो ओरिकल का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा दुनिया में। बाकी ये इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है, तो ये हम डिटेल में पूरा डेटाबेस डिस्कस करेंगे। इसके पेपर करेंगे, मैं आपको पेपर भी शो कर देता हूँ क्वेश्चन आई होप तो। तो इसमें आपने DDL और DML ये पढ़ा हुआ है आपने? ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना DDL? हमने सारा पढ़ा हुआ है, मुझे बस याद नहीं है। हाँ, नहीं वो मैं सारा करा दूंगा आपको इंशाल्लाह। मैं आपको पेपर भी शो कर देता हूँ डेटाबेस के ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है।
हाँ, ये नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन? जी। ये देखें डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आता है, अ टीचर यूजर रिलेशन डेटाबेस। तो ये नॉर्मली रिलेशन डेटाबेस की बात करेगा, मार्क्स टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट एंड देयर टेस्ट मार्क्स, ठीक है ना। द डेटाबेस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखो तीन टेबल दिए हुए, एक स्टूडेंट, एक टेस्ट और एक स्टूडेंट टेस्ट। अब देखो स्टूडेंट ये टेबल है। अब ये जो अंडरलाइन की फील्ड होती है ये प्राइमरी की होती है। ये क्या होती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की। इसमें तीन फील्ड्स हैं, ठीक? कितनी फील्ड है? तीन फील्ड। एक स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, फील्ड्स को हम, मैं फिर से आपको बताता हूँ, फील्ड्स को हम कॉलम भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। जी। एट्रीब्यूट, तो कभी ये एट्रीब्यूट का वर्ड यूज करेगा, कभी प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करेगा, कभी कॉलम्स का, कभी फील्ड का। नॉर्मली ज्यादा फील्ड का वर्ड यूज होता है। अब ये दूसरा टेबल टेस्ट है, इसकी अपनी प्राइमरी की टेस्ट आईडी है, डिस्क्रिप्शन है और टोटल मार्क्स। अब देखो यहाँ स्टूडेंट आईडी यहाँ प्राइमरी की है, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी आ रही। टेस्ट आईडी प्राइमरी की है तो यहाँ पे भी आ रही, तो यहाँ पे भी दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रही है, तो यहाँ पे कंपोजिट की का रोल परफॉर्म कर। इसका मतलब स्टूडेंट और टेस्ट में मैनी टू मैनी रेशियो है। क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा टेस्ट दे सकता है ना, जी। और एक टेस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। जी। इसका मतलब ये मैनी टू मैनी, अगर ऐसे शो करेंगे तो इस तरह होगा, लेकिन हम ऐसे बनाते नहीं। हम बनाते हैं यानी एक, ये स्टूडेंट का टेबल आ गया, और ये इसका थर्ड लिंक टेबल आ गया, और ये टेस्ट का टेबल आ गया, तो हम इसको ऐसे शो करें, ठीक है। तो यहाँ की जो स्टूडेंट आईडी ये प्राइमरी की है, यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी टेस्ट आईडी प्राइमरी की आ जाएगी। इस तरह ही बनाओ, समझ आ रहा है? जी। और हाँ, इसमें उन्होंने लिखा हुआ डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिलेशन डेटाबेस कंपेयर टू फाइल बेस्ड अप्रोच। ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये इसके, अब यहाँ पे कंपैरिजन पूछ रहा है आपसे, ये 9618 का ही पेपर है। तो ये देखें, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी। सबसे पहला एडवांटेज क्या दिया हुआ है? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो मैनुअल डेटाबेस होता है या फाइल बेस्ड अप्रोच, वो जो क्या बोलते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस जो होता है, उसके अंदर डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह जी। से इसी वजह से हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। लिखा है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, सो लेस रिपीटेड डेटा मींस बिकॉज ईच आइटम ऑफ डेटा इज ओनली स्टोर्ड वंस। जबकि फ्लैट फाइल के अंदर आप मैनी टाइम स्टोर कर सकते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब वो उससे हो जाती है कंफ्यूजन, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप प्रॉपर डेटा सर्च नहीं कर सकते। मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, मतलब changes in one table will automatically update in another, linked data cannot be entered different in two tables। तो अगर आप इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अब जैसे स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है ना, स्टूडेंट एड्रेस में चेंज करूंगा या उससे रिलेटेड जहां पे भी स्टूडेंट एड्रेस आ रहा होगा वहां पे भी उसकी चेंजेस हो जाए। अगर मास्टर जी। डेटा चेंज करूंगा तो उससे रिलेटेड जो जहां पे भी वो फील्ड आ रही होगी वहां पे भी चेंजेस आ जाएगी। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस है, चेंजेस टू द डेटा डू नॉट रिक्वायर प्रोग्राम टू बी री रिटर्न, ठीक है। यानी अगर आप वंस चेंजेस कर देते हैं दोबारा आपको री राइट नहीं करना पड़ता, जबकि फ्लैट फाइल में बहुत बड़ा इशू आता है। और अगर आप फ्लैट फाइल में क्या होता है, अगर आप एक रो में चेंज कर रहे हैं तो बाकी जितनी भी रो है वहां पे कोई चेंज नहीं आया। कॉम्प्लेक्स क्यूरी आर इजियर टू रन, ठीक है ना। क्यूरीज जो है वो फ्लैट फाइल में तो बहुत ही मतलब लिमिटेड लेवल पर रन होती हैं, और क्योंकि वैसे भी प्रॉपर रिलेशन डेटाबेस नहीं है। कैन प्रोवाइड डिफरेंट व्यूज, सो यूजर कैन ओनली सी स्पेसिफिक स्पेक्ट ऑफ डेटा। अच्छा, फ्लैट फाइल का सबसे बड़ा इशू क्या होता है, यानी स्टूडेंट की पूरी फाइल एक साथ खुल जाएगी, हर कोई दूसरे का रिकॉर्ड देख रहा होगा। जबकि रिलेशन डेटाबेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं आपका रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ तो सिर्फ आपका डेटा आएगा, किसी दूसरे तीसरे स्टूडेंट का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैं सर्च जी। में आपकी आईडी इनपुट करूंगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका रिकॉर्ड व्यू होगा, किसी और का रिकॉर्ड व्यू नहीं होगा। नहीं होगा। प्राइवेसी का भी इशू आता है फ्लैट फाइल के अंदर, कि जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो 1000 स्टूडेंट की सारा डेटा एक जगह पे आ जाएगा, सारा एक ही जगह पे होगा और सबका डेटा शो हो रहा होगा।
जी ये वहाँ पे ये इशू आते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो आप कौन कौन से डे रखेंगे? 3 डेज अभी काफी है? जी जी, काफी है। ठीक है ना, तो 3 डेज अब एक रख लेंगे। और टाइम का तो इशू नहीं है, अगर जैसे 10 PM वगैरह? नहीं, इश्यू नहीं है, लेकिन 10 PM वाले अगर रखने हैं तो क्या कहते हैं, फ्राइडे या कुछ को रख लिया हाँ करना। हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। वो ये बार डिस्कस करने वाली चीज है अलग से। हाँ वो तो कर लेंगे, टाइम जो भी आप टाइम बताएंगे ना उस हिसाब से, मतलब 9 PM भी हो सकता है, 10 PM भी हो सकता है, ठीक है ना। जी जो भी आपको फ्लेक्सिबल होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक। उसको हम कर जी लेंगे। 3 डेज अ वीक हो जाएगा, और टाइम 9 PM या 10 PM, इस तरह के जो भी डिफरेंट डेज में आप रख सकते हैं, जी ठीक है। जैसे संडे को आप 9 PM रख सकते हैं, या कोई और टाइम, जी कोई और डेज रख सकते हैं, ठीक है ना। जी जी, जैसे भी। ठीक है ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी कि हम पेपर 2 भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी आपको बेसिक्स से लेकर जो भी अप टू द लेवल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो साथ साथ उसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन में आपके साथ साथ डिस्कस करता हूँ नॉट, ठीक है ना। जैसे भी डेटाबेस का टॉपिक चल रहा होगा ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे मैं डेटाबेस के अंदर और पेपर के अंदर, डेटाबेस रिलेटेड, वो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपका टॉपिक के साथ पेपर भी क्लियर होता जाए। ये ठीक जी रहेगा, ठीक रहेगा। जी, ठीक रहेगा। ठीक है ना, जो भी चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा, और आपको असाइन भी कर दूंगा कि आपने इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस, जी ठीक है, काफी है। जी जी, काफी है। ठीक, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मेरी मदर से वैसे प्लीज बात कर लेना। अभी अभी, हाँ जब भी, जब भी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक। ओके, शुक्रिया।